इस किस्सा मुझे सुनाया था मेरे एक पुलिस ऑफिसर अंकल ने, जो मसूरी में पोस्टेड थे। 11 मई 2015 को सूरी में इलाहाबाद से एक कपल घूमने आया था अपनी 10th मैरिज एनिवर्सरी के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स लेक्चरर संजीव शर्मा और उनकी वाइफ स्नेहा शर्मा। उम्र ज्यादा नहीं थी दोनों की। संजीव 38 का था और स्नेहा 34 की। दोनों में बेइंतहा प्यार था। संजीव पोएट था, स्नेहा के लिए रोमांटिक कविताएं लिखा करता था। तुम मेरे लिए रोज एक कविता लिखा करोगे, 2 लाइन की ही सही, पर लिखोगे जरूर। यही वादा लिया था स्नेहा ने संजीव से शादी की पहली रात को, जिसे वो अब तक निभा रहा था। दोनों मसूरी की खूबसूरत वादियों में हाथों में हाथ डाले एक दूसरे में खोए हुए लेट नाइट वॉक किया करते और संजीव स्नेहा को कविता सुनाया करता। मगर एक शाम उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। मसूरी की पहाड़ी से सनसेट के साथ सेल्फी लेते हुए स्नेहा का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गई। देखते ही देखते संजीव की दुनिया उजड़ गई। एंड जस्ट लाइक दैट, लाइफ बिकेम अ सडन ब्लर्ब फॉर संजीव, a momentary lapse of breathing that seemed it would ironically last his remaining life. His beautiful, lovely wife, Sneha Sharma, was no more. Just like that. पुलिस ने आकर स्नेहा की डेड बॉडी को नीचे गहरी खाई से रिकवर कराया और फॉर्मेलिटीज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। जब बॉडी को संजीव को हैंडओवर किया जाने लगा तो एक बात जिसने सबको हैरत में डाल दिया वो ये थी कि संजीव was shouting furiously, "She is not my wife, doctor. ये स्नेहा नहीं है. Where is my wife? Get me my wife." संजीव स्नेहा की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था, इस बॉडी पर कपड़े स्नेहा के हैं, ज्वेलरी स्नेहा की है, कद काठी स्नेहा का ही है, मगर चेहरा स्नेहा का नहीं है। किसी ने मेरी वाइफ को रिप्लेस कर दिया है। उसका स्टेटमेंट सुनकर पुलिस ऑफिसर भी शॉक्ड रह गए। उस एक्सीडेंट के आई विटनेस, उनके होटल के विटनेस, सभी ने उस डेड बॉडी की पहचान मिसेस शर्मा के तौर पर ही की, मगर संजीव किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसकी वाइफ स्नेहा है। सबको लगा शायद उसको वाइफ की डेथ का गहरा सदमा लगा है और वो इस ट्रेजेडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, उसके सामने प्रूफ रखने की कोशिश की कि वही उसकी वाइफ है। सीसीटीवी के फुटेज, उनके पर्सनल फोटोग्राफ्स, यहां तक कि स्नेहा के आइडेंटिटी प्रूफ पर भी उसका चेहरा वही था जो उस डेड बॉडी का था। उन सबको देखकर संजीव सिंपली फ्रोज। अब से पहले ये चेहरा उसने कभी नहीं देखा था, जो स्नेहा की आईडी प्रूफ पर था, उन दोनों के फोटोग्राफ्स में था। अगर ये स्नेहा है तो वो कौन थी जिसे मैं इतने सालों से देखा करता था? वो चेहरा, वो आंखें, वो नजर, वो किसके थे? ये क्या इल्यूजन हो रहा है मुझे? यही सब चल रहा था उसके दिमाग में। अगले दिन संजीव और स्नेहा की फैमिलीज भी मसूरी आ पहुंची। उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स सभी स्नेहा को उसी चेहरे से पहचान रहे थे, सिवाय संजीव के। स्नेहा का चेहरा संजीव के लिए ऐसी पहेली बन गया था जिसे सुलझाने का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। संजीव ने फैमिली प्रेशर में स्नेहा की डेड बॉडी एक्सेप्ट की और अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन वो चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था जो 10 सालों से उसके साथ रहा था, स्नेहा का चेहरा बनकर। उसे लगा शायद वो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो गया है
इसीलिए साइकेट्रिस्ट से भी मिला, सभी टेस्ट भी कराए, बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मगर उस दिन के बाद से संजीव की लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। वो चेहरा जो पिछले 10 सालों से स्नेहा का चेहरा बना हुआ था, लगातार उसका पीछा करता रहा। सपनों में, उसके लेक्चर के लास्ट बेंच पर बैठे हुए, कभी किसी रास्ते पर, कभी कानों में कहते हुए, आज कविता नहीं सुनाओगे? संजीव ने इस तरह की केस के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की और फिर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की हेल्प ली। उसने अपने घर को किसी भी तरह की एक्सटर्नल एनर्जी, सोल्स और स्पिरिट से क्लीन करवाया, कुछ पूजा पाठ भी कराए। एंड फाइनली हिज लाइफ वाज बैक ऑन ट्रैक, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। एक दिन संजीव को लखनऊ यूनिवर्सिटी गेस्ट लेक्चर बनकर जाना था। वहां उनका एक कॉलेज बैचमेट विकास लाइब्रेरियन था। यूनिवर्सिटी का काम खत्म कर संजीव विकास के साथ उसके घर चला गया। दोनों देर तक अपने कॉलेज के किस्से दोहराते रहे और हंसते रहे। विकास अपनी पुरानी फोटो एल्बम ले आया जिसमें उसके कॉलेज टाइम की बहुत सी फोटोग्राफ्स थी। उन्हीं में एक कल्चरल प्रोग्राम के फोटोग्राफर संजीव की नजर थम कर रह गई। ये तो बिल्कुल वही है, वही चेहरा, वही आंखें। कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। ये हमारे पीछे खड़ी लड़की कौन है? ये तुम जानते हो इसे? विकास ने फोटोग्राफ में स्टेज पर खड़ी उस लड़की को ध्यान से देखा। हाँ, ये तो हमारे कानपुर की थी। रिचा नाम था इसका, रिचा तिवारी। तुम्हें याद नहीं क्या? 1 साल जूनियर थी हमसे। संजीव चुप रहा। वो बस उस फोटो को घूरता रहा। अरे ये वही है जो पागल थी तुम्हारे पीछे। हर कोई जानता था इस बात को सिवाय तुम्हारे। मैं समझा नहीं, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। विकास को विश्वास नहीं हुआ। कॉलेज में तुम्हें कभी कुछ दिखता ही कहां था अपनी किताबों के सिवाय? तुम ठहरे टॉपर, ऊपर से कवि भी। इसके जैसी तो कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी थी उन दिनों। रिचा ने तो तुमको खत लिखा था, लव लेटर, तुम्हारे नोट्स के बीच में रखा था। मगर तब वो विशाल था ना, उसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वो लेटर तुम तक तो नहीं पहुंचा था, मगर हम सबके एंटरटेनमेंट का जरिया जरूर बना था। उसमें उसने लिखा था, मरकर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। हम सब खूब हंसे थे उसे पढ़कर। वैसे एक बात बताओ, आज इस जूनियर को इस ग्रुप फोटो में देखकर इतने हैरान क्यों लग रहे हो? क्या कोई किस्सा हुआ था तुम दोनों के बीच? ये कहीं मिली थी तुम्हें या इसने तुम्हें कभी प्रपोज किया था? संजीव चुप रहा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कैसे बताता कि क्या किस्सा हुआ था? ये चेहरा उसके लिए नाइटमेयर बना हुआ था। इसी चेहरे के साथ उसने 10 बरस गुजारे थे। मगर ये कैसे पॉसिबल था? इस मिस्ट्री का तो पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर संजीव वहां से उठ खड़ा हुआ। नाम रिचा तिवारी और बनारस यूनिवर्सिटी में उसी की जूनियर। इतना काफी था उसके लिए रिचा तिवारी की कांटेक्ट डिटेल्स निकालने के लिए, और उसने ऐसा किया भी। संजीव लखनऊ से बनारस और बनारस से सीधा कानपुर पहुंचा, रिचा तिवारी के एड्रेस पर, जहां वो तो नहीं मिली, लेकिन उसके भैया भाभी आज भी वहीं रहते थे। संजीव उसके घर जाकर हैरान रह गया। उनके ड्राइंग रूम में लगी रिचा तिवारी की फोटो में वही चेहरा था जो इतने सालों तक उसके साथ रहा था, लेकिन उस फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। संजीव ने अफसोस जताते हुए रिचा के भैया से पूछा, ये कब हुआ, कैसे? उसके भैया ने बताया, रिचा की 11 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी।
11 साल पहले? कब? 10 मार्च 2005। ये सुनकर संजीव शॉक्ड रह गया। वो यही सोचता रहा, 10 मार्च 2005, यानी मेरी और स्नेहा की पहली मुलाकात से ठीक एक दिन पहले। और तभी से ये चेहरा मेरे साथ था, स्नेहा का चेहरा बनकर। ये कैसा मजाक हुआ है मेरे साथ? मैं कभी स्नेहा को उसके जीते जी देख ही नहीं पाया। देखा तो बस ऋचा तिवारी को। ये कैसी मिस्ट्री थी जिसे ना फिजिक्स का कोई लॉ सॉल्व कर सकता था, ना केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन। साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एंड द मोस्ट पेनफुल थिंग वाज, ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, ना ही ऋचा की फैमिली से और ना ही अपनी फैमिली से। इसलिए वो ऋचा के घर से चुपचाप वापस आ गया। संजीव धीरे धीरे इस अनयूजुअल ट्रेजेडी को भूलने लगा और 1 साल बाद उसकी शादी फिर से तय होने लगी विद हिज कॉलीग शालिनी। संजीव के लिए ये बड़ी राहत की बात थी कि इस बार वो शालिनी का चेहरा देख पा रहा था, ऋचा तिवारी का नहीं। दोनों ने 6 महीने एक दूसरे को डेट किया और फिर बड़े सादे तरीके से एक मंदिर में शादी कर ली। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शालिनी फूलों से सजे कमरे में संजीव का इंतजार कर रही थी। संजीव भी हाथों में एक खूबसूरत गिफ्ट लेकर शालिनी की ओर बढ़ रहा था, मगर एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। कितने दिन हो गए तुमसे कविता सुने हुए। आखिरी कविता तुमने मसूरी में सुनाई थी, हमारी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर। 1 साल से ज्यादा हो गया उस हादसे को, मगर आज मैं लौट आई तुमसे कविता सुनने के लिए। सुनाओगी ना?